आज के क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो है साधारण ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज में हम इक्वल टू P इंटू टी इंटू आर बाई 100 था, ठीक ना। यहाँ से P क्या है मूलधन, T क्या है समय, R क्या है दर है, ठीक ना। और SI साधारण ब्याज है। तो P अगर हम लोगों को मूलधन निकालना है तो SI इंटू 100 बाई समय गुना दर, समय गुना दर, इसको लिख सकते हो ब्याज गुना, इसको लिख सकते हैं मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर, ये हमारा आ जाएगा मूलधन। अब इसी तरह से जो हम लोगों को समय निकालना है तो समय बराबर हो जाएगा SI इंटू 100 बाई R इंटू P, यानी ब्याज गुना 100 बटा दर गुना मूलधन, ठीक है। और दर अगर निकालना है तो SI इंटू 100 बाई P इंटू टी, यानी ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। अब यहाँ पर से जो है मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन जब निकालेंगे तो मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज होता है। तो मतलब A बराबर P प्लस SI, ठीक ना। यहाँ से SI निकालना होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। और अगर मूलधन यहाँ से निकालना है, मूलधन निकालना है तो मिश्रधन माइनस ब्याज हो जाएगा, यानी P बराबर A माइनस SI। तो ये हमारा हो जाएगा फार्मूला। ये तो हमारा हो जाएगा जब हम लोगों को साधारण ब्याज निकालना है तब। लेकिन अगर हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, जो राशि हम लोग पहले साल लिए हैं उसी राशि पर जो ब्याज हम लोगों को पहले साल के अंत में मिलेगा वो जब जोड़ देंगे तो वो हमारा मिश्रधन हो जाएगा। और वह मिश्रधन जब दूसरे साल के लिए मूलधन की तरह काम करे और फिर उस पर ब्याज लगे तो उसके अंत में जो हम लोगों को साल के अंत में मिलेगा, दूसरे साल के अंत में जो ब्याज मिलेगा, जब उस राशि को भी जोड़ दिया जाए पहले साल का जो मिश्रधन था उसमें, यानी दूसरे साल के मूलधन में, तो जो मिश्रधन आएगा वो तीसरे साल का मूलधन बन जाएगा। और इसी तरह से जो है क्रम चलता रहेगा। यानी जब हम लोग ब्याज पर ब्याज निकालते रहते हैं या फिर ब्याज पर ब्याज हम लोग लेते रहते हैं तो एक चक्र बन जाता है, और इसी तरह के चक्र को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है। इस पर ब्याज लिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मान जो होता है हमेशा साधारण ब्याज से ज़्यादा होगा, सिर्फ पहले साल को छोड़ करके। पहले साल में दोनों का बराबर आएगा, लेकिन उसके बाद के क्रम में जो है चक्रवृद्धि ब्याज अगर चल रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ वर्षों के बाद जो है मान ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। मान लेते हैं कि हमारा जो है मूलधन हमने किसी से उधार लिया 100 रुपया, ठीक है, और इस पर दर जो लग रहा है, ब्याज का दर जो है 10% है। समय जो है हमने 3 साल के लिए लिया है, 3 वर्ष के लिए हमने लिया है ब्याज पे। अगर इसका साधारण ब्याज निकालें SI तो P इंटू टी इंटू आर बाई 100, तो ये हो जाएगा 100 गुना 3, समय जो है 3 वर्ष और दर जो है 10% बटा 100, तो ये कट जाएगा, बचा 30 रुपया। 30 रुपया हमारा जो है क्या हुआ, साधारण ब्याज आएगा। और इसका मिश्रधन जो हम लोगों को 3 साल में जो चुकाना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, 100 रुपया प्लस प्रिंसिपल, जो मूलधन प्लस ब्याज 30, यानी 130 रुपया हमारा जो है चुकाना पड़ेगा, जो कि मिश्रधन होगा। लेकिन अगर हम लोग इसी राशि का जो है 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो वो कितना होता है, ठीक ना। तो अब देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। हमारा मूलधन उतना ही है, तो इसमें जो पहला साल के लिए जो होगा SI 1, तो क्या हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर बटा 100, ये जो है प्रथम वर्ष के लिए, पहले साल के लिए। तो टाइम तो इसका मतलब 1 हो गया, तो 100 गुना 1 गुना 10 बटा 100, ये कट गया तो बचा 10 रुपया। 10 रुपया हमारा SI 1 आया।
तो दूसरे साल के लिए जो मूलधन होगा, ठीक ना, अमाउंट के बराबर हो जाएगा, ये P2 मान लेते हैं, ये P1 था, P1 हमारा कितना है, P1 बराबर 100 रुपया, समय हो गया तुम्हारा 1 वर्ष, और दर जो है 10% है। P2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपया जो हुआ, और ये ब्याज हो गया 110 रुपया। ये दूसरे साल का मूलधन हुआ। अब जो है ये मूलधन जो पर जो हम लोग SI2 निकालते हैं दूसरे वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष में जो होगा हमारा 110 गुना 1 गुना 10 बटा 100, तो ये जो है ये दोनों कट जाएगा, तो हुआ 11 रुपया। तो हमारा जो है दूसरे साल के लिए A2 जो है, A1 यहाँ मान लेते हैं, A2 जो होगा वो जो होगा 110 रुपया प्लस 11 रुपया, यानी 121 रुपया आएगा। अब जो है यही चीज़ हम लोग तीसरे साल के लिए देखते हैं, तो SI जो अमाउंट जो होगा, ये अमाउंट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा P3, तीसरे साल का मूलधन बन जाएगा A2। तो SI3 जो होगा वो कितना हो जाएगा, 121 रुपया गुना 1 गुना 10 बटा 100, ये कट जाएगा, बचेगा 12 रुपया 10 पैसा, ठीक ना। हमारा SI3 जो है ब्याज जो है तीसरे साल का ब्याज होगा। तो ये जो होगा तीसरे साल में जो हम लोग देंगे अमाउंट, ठीक ना, वो हो जाएगा 121 रुपया प्लस 12 रुपया 10 पैसा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 133 रुपया 10 पैसा। तो ये इतना आ जाएगा। देख लोगे कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा आया है हमारा अमाउंट, जो लास्ट में तीसरे साल के अंत में हम लोगों को देना है। और यह जो है मिश्रधन जो है हमारा क्या है, ये 130 रुपया जो है, जो साधारण ब्याज के दर से है। साधारण ब्याज के दर से हम लोगों को 130 ही देना पड़ रहा है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज के दर के रूप में जो हम लोगों को 133 रुपया 10 पैसा देना पड़ रहा है। अब इसमें जो है CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के कितना देना पड़ रहा है, तो 133 रुपया, यानी हम लोगों का अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल होता है वो, तो 133 रुपया 10 पैसा माइनस 100 रुपया, यानी 33 रुपया 10 पैसा जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है, जबकि साधारण ब्याज हमारा कितना हो रहा है, 30 रुपया ही हो रहा है। तो हम लोगों को 33 रुपया देना पड़ता है। चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा जो होगा, अगर एक साल को बात करेंगे तो हमेशा जो है ज़्यादा ही होगा चक्रवृद्धि साधारण ब्याज से, चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक ना। तो इसको शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट में बनाने के लिए हम लोग जो है कुछ फार्मूला है जिसका उपयोग करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें जो है मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन सीधा सीधा एक ही बार में निकालने का तरीका है। मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल मूलधन गुना 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। ये T समय के लिए है, T समय के लिए, समय के लिए, या फिर कह सकते हो n समय के लिए। अगर n समय है तो an बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n, कुछ समय नहीं, ठीक है। तो ये T समय के लिए यानी कुछ n समय के लिए जो है ये दिया हुआ है। अब अगर मान लेते हैं कि हम लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n माइनस P, तो P कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n माइनस 1। तो ये हमारा CI का फार्मूला हो जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सीधा सीधा निकालना है तो ये फार्मूला लगाना है, और अगर मिश्रधन निकालना है तो ये फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर भी हमारा जो है 2-3 कंडीशन है जिसके बेस पर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्या है कि अगर वर्ष जो दर हो, जो दर अगर दर यदि दर वार्षिक संयोजित हो, अगर वर्ष वार्षिक संयोजित हो तो अमाउंट तुम्हारा जो होगा टाइम बराबर n के बराबर हो जाएगा, जो समय दिया रहेगा उतना ही हो जाएगा, और दर भी उतना ही रहेगा, ठीक है। मतलब अगर 3 वर्ष के लिए अगर है, अगर t बराबर मान लेते हैं 3 वर्ष है, तो हमारा फार्मूला में आएगा अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100, ये कैपिटल ले लेते हैं, 100 टू द पावर 3। 3 वर्ष के लिए तो 3 डालेंगे, ठीक है। अगर दूसरा केस है, यदि दर छमाही संयोजित हो, छमाही या अर्धवार्षिक, संयोजित हो, तो अगर छमाही या अर्धवार्षिक संयोजित हो
तो समय बराबर जो हो जाएगा, यानी n का वैल्यू जो हो जाएगा 2t हो जाएगा 2 गुना, ठीक ना। और दर अगर वार्षिक दिया हुआ है और छमाही निकालना है तो ये जो हो जाएगा r/2 हो जाएगा, ठीक ना दर। तो यहाँ मान लेते हैं कि 2 वर्ष के लिए अगर है, 2 वर्ष अगर समय दिया हुआ हो और दर जो है अगर 10% दिया हुआ है वार्षिक, ठीक ना, तो यहाँ पर जो है जो नया दर होगा वो 10/2 यानी 5% हो जाएगा अर्धवार्षिक, ठीक है। और n का वैल्यू जो होगा 2 साल में कितने छमाही होंगे, 4 छमाही, तो 4 हो जाएगा n का वैल्यू 4। तो सूत्र जो लगाओगे a बराबर p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर 4। r का वैल्यू यहाँ 5 लेना पड़ेगा। क्लियर है। अगर एक इसमें घटा देना है, तो पावर 5 जैसे प्रतिशत, पावर 5 का दर जो है 5% है, तो 5% है तो दर तो हम बाद में लिखेंगे, हमको जरूरत नहीं है, हम फार्मूला सेटअप करना सिखा रहे हैं कि फार्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे। दर हम 5% लगा देंगे, मूलधन जो दिया रहेगा वो लगा देंगे, तो इस तरह से जो है हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगर यदि जो है दर तिमाही हो, तिमाही संयोजित हो तो एक साल में 1 वर्ष बराबर जो होता है 4 तिमाही होता है, ठीक है। तो n का वैल्यू जो हो जाएगा 4 हो जाएगा इस केस में, और जो दर है वो r/4 हो जाएगा। इस केस में जो लगेगा अमाउंट का फॉर्मूला वो p इंटू 1 प्लस r/100 टू द पावर 4 लगेगा। इसमें भी लगेगा वो, लेकिन यहाँ पर जो है r का वैल्यू कितना आ गया, r/4 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा r/4, तो यहाँ लगा दीजिएगा, तो यहाँ हम स्मॉल r लेके चले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जब सीधा सीधा दिया हुआ हो वर्ष, तब 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष छमाही तिमाही और जो भी रहे, ठीक ना। तो ये इस तरह से तो बन जाएगा। लेकिन अगर 2.5 साल 3 साल इन सब के लिए रहे और वार्षिक संयोजित हो तब क्या होगा, और अगर मान लेते हैं कि दर जो हो तुम्हारा क्या हो, बढ़ता घटता हो, तब क्या होगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं। अब जो है यदि दर R1 R2 R3 इस टाइप से हो, मतलब हर साल जो है दर बदल रहा हो, ठीक ना, तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा p इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100, और इसी तरह से जो जितना भी है वो चलता रहेगा। अगर सिर्फ 2 दर दिया हुआ है तो उस 2 दर के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर p इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, अगर 2 वर्ष के लिए ही है तब, ठीक है। अब क्या हो कि यदि प्रथम वर्ष दर में वृद्धि हो और द्वितीय वर्ष में दर में कमी आए, मतलब एक बार दाम बढ़ जाए या घट जाए या जनसंख्या बढ़ जाए या घट जाए, ठीक ना, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर जो है अमाउंट अगर बढ़ा तो p इज इक्वल टू, अगर बढ़ेगा तो प्लस लेंगे R1/100 और घटा तो 1 माइनस R2/100 लेंगे, ठीक है। और उसी के अलावे जो भी बढ़ेगा घटेगा लगा देंगे। तीसरा, यदि वर्ष भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में रहे, मिश्र भिन्न के रूप में रहे, यानी 2.1/2 वर्ष रहे, तब इस तरह का, या 2.1/3 वर्ष रहे, तो क्या करेंगे। तो इस केस में जो होगा अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस R/100, और इस पर जो ये होल नंबर है ये उस पर पावर आ जाएगा, और इंटू करोगे 1 प्लस ये r और ये 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई करो जो बचेगा, और बाई 100 आ जाएगा, ठीक ना। जो इसका जो मिश्र भिन्न में जो बचेगा ये होल नंबर ले लिए, और जो भिन्न बच जाएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा दर के साथ, तो दूसरे वाले में, ठीक है। तो ये इस टाइप से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। जनसंख्या के केस में भी अगर जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या में कमी आए तो फिर क्या होगा, अगर जनसंख्या हो, सेम क्वेश्चन है, अगर जनसंख्या होगा तो सिर्फ इसमें Q होगा, अमाउंट की जगह पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा वैल्यू,
ठीक ना। यहाँ पर सिर्फ क्यू आएगा, सेम टू सेम सब में क्या होगा, क्यू हो जाएगा, और इसमें भी क्या होगा, क्यू आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सब रूल सेम होगा। मशीन के दाम में कमी या वृद्धि हो रही हो तो भी हमारा इसी तरह से बनेगा। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि अगर 6,000 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो, तो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, 6,000 रुपया, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और दर दिया हुआ है 10%। यहाँ खास बात है वार्षिक ही है, वार्षिक है तो हम लोगों को टेंशन नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमारा डायरेक्ट फार्मूला है CI = P × 1 + R/100 टू द पावर n - 1। तो P हमारा जो हो जाएगा 6,000 × 1 + R हो गया 10/100 टू द पावर 3 वर्ष के लिए है -1। तो 6,000 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10 × 1 = 11, 11/10 × 11/10 × 11/10 -1। 6,000 और इसमें 11 × 11 121 होता है, गुना 11 करोगे 1331, तो 1331/1000, और एलसीएम ले लोगे तो यहाँ हो जाएगा -1000। अब यहाँ पर ये जीरो 3 जीरो कट गया, बचा 6, तो 6 गुना, और यहाँ पर जो घटाएंगे 1331 में से 1000 तो बचेगा 331। तो ये हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज CI। 6 × 6 = 18 बाकी 1 × 18 = 19, 1986 आंसर आएगा। ठीक है।